हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं वापस से आपका स्वागत करता हूँ केमिस्ट्री क्लासेस में। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 12th केमिस्ट्री, जिसमें हमने स्टार्ट कर रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, उसमें हमने अब तक हेलो एल्केन्स को पूरा समाप्त कर दिया है। हम स्टार्ट करने जा रहे थे हेलो एरीन्स के बारे में, और हेलो एरीन्स में हमने उसको बनाने की विधियाँ वो हमने पहले कंप्लीट कर ली थी। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, ये स्टार्ट किया था हमने कि हेलो एरीन्स की रासायनिक अभिक्रियाएँ। ठीक है, ये हमने स्टार्ट किया था हेलो एरीन की अभिक्रियाएँ या इसकी रासायनिक अभिक्रियाएँ। सही है, मतलब आप हेलो एरीन आप लोगे और उससे आप क्या क्या बना सकते हो, वो सारी चीज़ें आपके सामने रहेंगी। क्लियर है, मतलब एज ए रिएक्टेंट आपके सामने हेलो एरीन रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था कि हेलो एरीन जो होती हैं वो 3 टाइप की रिएक्शन देती हैं। फर्स्ट होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सही है। दूसरा मैंने आपको बताया था ये देती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। सही है। और तीसरी देती है मेटल्स के साथ, यहाँ पर अपन आज पढ़ने वाले हैं वुड्स फिटिक और फिटिक रिएक्शन। सही है, तो ये 3 टाइप से अपन रिएक्शन पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन पढ़ रहे थे, तो मैंने यहाँ पर एक बात बताई थी आपको कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो अभिक्रियाएं होती हैं वो हेलो एरीन्स बहुत मुश्किल से देते हैं या फिर नहीं देते हैं। तो क्यों नहीं देते हैं, तो इसके मैंने 4 कारण बताए थे आपको। तो पहला क्या था, अनुनाद प्रभाव, कि भैया वहाँ पे रेजोनेंस होता है तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। दूसरा sp2 और sp3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इन दोनों में अंतर होता है काफ़ी। ठीक है, हेलो एरीन्स में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है तो यहाँ पर s करेक्टर ज़्यादा होते हैं, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं होता। तीसरा हम देखते हैं कि जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर हम कराएं तो फिनाइल कैटायन बनता है, फिनाइल कैटायन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। और तीसरा हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच रिपल्सन होता है, इसलिए भी न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर आ नहीं पाता है। तो ये 4 कारण मैंने आपको बताए थे जो कि मेजर होते हैं बहुत। ठीक है, जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हेलो एरीन्स इसको कम कर देते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को कम कर देते हैं, किसमें, हेलो एरीन्स के केस में। ठीक है, तो आज मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि नाभिक स्नेही, ये तो मैंने आपको कंसेप्ट दिया था आपको लास्ट लेक्चर में। ठीक है, आज मैं आपके सामने कुछ रिएक्शंस लेके आ रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत मुश्किल से होती हैं या फिर इनके लिए आपको कुछ ड्रास्टिक कंडीशंस यूज़ में लेनी पड़ती हैं। मतलब आपको हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा, हाई प्रेशर लेना पड़ेगा आपको। उसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ कैटलिस्ट ऐसे लेने पड़ेंगे जो कि रेट की रिएक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाए। ठीक है, मतलब ये नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होती है रिएक्शन से वाली। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलो एरीन्स डज नॉट अकर इन द नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, ये होती हैं किसमें, ड्रास्टिक कंडीशंस में होती हैं, जहाँ पर आपको ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा प्रेशर, ये सब कुछ लेना पड़ता है। तो मैं आपको कुछ रिएक्शन बताता हूँ ताकि आपको दिमाग में बैठ जाएगी चीज़ कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ओके, रीजन मैंने दे दिया। अब अपन कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें अपन देख चुके थे। ठीक है, ये 4 कारण थे अपने, ये सब अपन ने देख लिया था। अब अपन देखेंगे हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। देखो, समझना इस बात को बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से समझना इस बात को, इसमें बहुत गहराई छिपी हुई है इसमें। ठीक है, ये अपनी, हाँ जी बिल्कुल साहब, देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ चीज़ें बता रखी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, उसको समझते रहना एक बार। ठीक है, देखना, एक मिनट। ओके, एवरीथिंग इज फाइन। देखना भैया, समझना इस चीज़ को बहुत ध्यान से कि होता क्या है। होता क्या है कि जैसे ये है अपने, इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या है ये, क्लोरोबेंजीन। इसमें यदि अपन को इस, यहाँ पर इन्होंने क्या लिया है, NaOH लिया है। NaOH का मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो OH माइनस निकलेगा। OH माइनस यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो क्या करेगा, इस कार्बन पर क्या करेगा, इस कार्बन पर, ये जो कार्बन है ये वाला, इस पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर यहाँ अटैक करने की कोशिश करेगा पहले तो ये। ठीक है, सही है। अब ये यहाँ पर जब अटैक करेगा तो भैया इसको पता है कि ये इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर है, इस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है। तो काफ़ी सारे रीजन्स की वजह से, मैंने आपको बताया था 4 कारण, उनकी वजह से ये रिएक्शन इजीली नहीं होती है। तो हम देख रहे हैं कि रिएक्शन जो हो रही है वो कैसे हो रही है भैया, 623 केल्विन, 623 केल्विन पर ये, मतलब टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब क्या है, यदि आप इसमें से 273 घटाओ भी, 273 यदि आप घटाते हो तो भी आपके सामने कितना निकल के आएगा भैया, यहाँ पर करीब 450 डिग्री आपके सामने निकल के आएगा। तो सोच के देखो एक बार कि ये जो रिएक्शन हो रही है कितने, 450 350 के आसपास आएगा। हाँ जी, सही है। तो मतलब एक काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है। आप देखो 100 डिग्री पे तो वाटर बॉईल होने लग जाता है। सही है, तो ये तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हो रही है। इसका मतलब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये रिएक्शन हो रही है हाई टेम्परेचर पर। किस पर हो रही है, हाई टेम्परेचर।
यदि मैं बात करूं और भी तो ये हो रही है किस पर, हाई प्रेशर पर। देखो 300 ATM, इसका मतलब क्या हो गया, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 300 वायुमंडलीय दाब, भैया बहुत ज़्यादा हो गया ये, ठीक है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ये रिएक्शन हो रही है। तो अपन ये तो नहीं कह सकते कि नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिक कंडीशन में होती हैं और इनके लिए काफ़ी आपको टेम्परेचर प्रेशर ही इनकी ज़्यादा की इनको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तभी ये रिएक्शन हो पाती है। क्लियर। तो ये क्लोरोबेंजीन जो है, इससे अपन बनाएंगे फिनॉल बाय द रिएक्शन ऑफ NaOH बट एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्लियर। बाद में इसको अपन एसिडिफाई कर देते हैं और ये रिएक्शन इजीली हो जाती है फिर ये, ठीक है। इजीली तो क्या होती है, मतलब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे होती है। लेकिन यदि भैया, अब यहाँ पर बात समझना बहुत ध्यान से, ये चीज़ें आपके एग्जाम में आने वाली चीज़ है ये, ठीक है, कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में, सॉरी हेलोएरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला समूह, ठीक है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरीके से सवाल आता है, दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है इस टाइम पे, क्योंकि सवाल ही समझ में नहीं आया। आंसर तो हम तब करेंगे जब सवाल समझ में आए, ठीक है। तो उसने बोला था कि हेलोएरिन की रासायनिक अभिक्रिया, वो भी कौन सी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, हेलोएरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या प्रभाव पड़ता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हो गए, तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हों, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप। अब देखो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप जो होंगे वो मतलब कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकता है भैया NO2 हो सकता है, वो हो सकता है CN हो सकता है, ठीक है, इस टाइप के ग्रुप हो जाएंगे अपने। और हाँ जी, उसके अलावा आप ले लो NO वगैरह ले लो। तो इस टाइप से आपने क्या ले ली, कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लिए जो कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो NO2 भयंकर तरीके से खींचता है भैया ये इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, मतलब सब कुछ भूल जाता है ये, इसको कोई मतलब नहीं है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो भैया ये किसी को नहीं छोड़ता, सही है। तो ये एक हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, कौन, NO2, और हम इसी की करेंगे चर्चा यहाँ पर, सही है। और यहाँ पर एक अपन बहुत अच्छे से कंपाउंड बनाने वाले हैं, ठीक है। देखो ये चीज़ मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी। ये वाली रिएक्शन जो थी, इसके कुछ रीजंस भी थे, वो मैंने आपको बता दिए। अब समझना बहुत ध्यान से। सपोज दैट कि मैं इसी को वापस लेता हूँ, मैंने क्लोरोबेंजीन को लिया, मैंने क्या लिया, मैंने क्लोरोबेंजीन को लिया। क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या करा, यहाँ पर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर मैंने एक NO2 ग्रुप लगा दिया। मैंने क्या लगा दिया, इसकी जो पैरा पोजीशन है उस पर मैंने क्या लगा दिया, एक NO2 ग्रुप लगा दिया। अब क्या होगा भैया, NO2 ग्रुप लगाने से इस रिएक्शन की रेट थोड़ी सी बढ़ जाती है। ध्यान रखना भैया, आप जितने ज़्यादा इस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे या इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, हिंदी वाले ध्यान रखना भैया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह या इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह, सही है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाले समूह होते हैं ये। क्लियर है चीज़। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये NO2 जो होता है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इस रेट की रिएक्शन को ये थोड़ी सी बढ़ा देगा। लेकिन ध्यान रखना, ये रिएक्शन जो पहले हाई टेम्परेचर पर हो रही थी, थोड़े से कम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन ये हो जाती है। क्यों हो जाती है उसका अपन रीजन देखेंगे बाकायदा 1 by 1। लेकिन एक बार समझना कि ये जो रिएक्शन होती है ये काफ़ी कम टेम्परेचर पे हो जाती है और ये केवल और केवल 423 केल्विन पर हो जाती है। हालांकि ये भी हाई टेम्परेचर है। अगर आप देखो इसमें से 273 माइनस करो तो कितना निकल के आएगा, 150 डिग्री। कितना निकल के आएगा, 150 डिग्री। यहाँ कितना था, 350 डिग्री। तो 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये, हाँ जी, 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही रिएक्शन। इसका मतलब हो तो हाई टेम्परेचर पर ही है, लेकिन ये 350 का 150 ही। इसका मतलब फर्क तो है। मतलब इसने क्या करा है, थोड़ा सा कुछ ऐसा करा है, इस ग्रुप की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से रिएक्शन थोड़ी सी क्या हो गई, ईज हो गई, थोड़ी सी आसानी से हो रही है रिएक्शन। ऐसा क्यों हुआ भैया, ऐसा क्यों हुआ, तो समझना भैया बहुत ध्यान से इसको, ठीक है। मतलब आपको NaOH तो लेना ही पड़ेगा, सही है, और रिएक्शन हो जाएगी साथ में H+ तो फिर है ये, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर की नीड नहीं है और बहुत ज़्यादा आपको टेम्परेचर की भी नीड नहीं है। और यहाँ पर जो बनेगा कंपाउंड वो क्या बनेगा, ये लो भैया, इसको तो अपन बोल रहे थे फिनॉल, इसको अपन ने क्या बोला था, फिनॉल। ध्यान रखना भैया, फिनॉल है ये, हाँ जी। तो यहाँ पर भी OH तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर ये NO2 आ जाएगा। कौन सी पोजीशन पर है ये, पैरा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रो फिनॉल, सही है। IUPAC नाम की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा 4 नाइट्रोफिनॉल। क्या हो जाएगा, 4 नाइट्रोफिनॉल। क्लियर, हाँ जो, हाँ जी। अब देखो, अब बात को ध्यान से समझना। यदि मैंने आपसे बोला कि एक NO2 के लगाने से रिएक्शन कंडीशन थोड़ी सी कम हो गई, रिएक्शन कंडीशन जो ड्रास्टिक थी वहाँ से थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हुई, यदि मैं यहाँ पर और ज़्यादा NO2 ग्रुप लगा दूँ तो क्या ये रिएक्शन, आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए
कि अगर एक NO2 ने इतना इफेक्ट डाल दिया कि ये ड्रास्टिक कंडीशन से नॉर्मल कंडीशन की तरफ इसने थोड़ी सी शिफ्ट करा दी रिएक्शन, अगर मैं यहाँ पर इन दोनों ऑर्थो पोजीशन पर भी NO2 ग्रुप ले लेता हूँ तो भैया ये रिएक्शन तो फिर तो बहुत ईजिली हो जाएगी ना, सही है, फिर तो ये रिएक्शन बहुत आसानी से हो जानी चाहिए। और बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि जितने ज़्यादा NO2 ग्रुप होंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने वाले समूह होंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, उतनी ही ज़्यादा ये रिएक्शन ईजी हो जाएगी। मतलब यहाँ पर आपको नॉर्मल कंडीशन ही देनी पड़ेगी और नॉर्मल कंडीशन में भी रिएक्शन होना संभव होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे देखेंगे कि ये रिएक्शन आगे जाके और भी कम टेम्परेचर पे हो जाएगी यदि हम यहाँ पर 2 NO2 ग्रुप ले लेते हैं। तो सपोज दैट मैं इसको कहाँ लिखूँ, और इधर, हाँ जी मैं इसको इधर लिख देता हूँ, समझना भैया बहुत ध्यान से, देखो ब्लैक से लिख देता हूँ। ये है अपना क्लोरोबेंजीन। अब मैंने इसकी रिएक्शन कराई किससे? NaOH से। लेकिन अब मैंने क्या करा भैया, मैंने क्या करा कि एक NO2 तो ले लिया यहाँ पर और एक NO2 ले लिया मैंने यहाँ पर, मतलब एक ऑर्थो पर ले लिया और एक पैरा पर ले लिया। अब की बार मैंने 2 ले लिए, तो भैया मेरे को तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहेगी ना, वो कितनी रहेगी? हाँ जी वो रहेगी 368। कितनी रहेगी? 368 केल्विन। कितनी रहेगी? 368 केल्विन। तो 368 केल्विन तो और भी कम हो गया ये। अगर मैं 273 देखूँ, अगर मैं इसमें 273 माइनस करता हूँ तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड में देखता हूँ तो कितना आता है? इसमें से माइनस 273 कर लो, कितना आएगा? लगभग 95 डिग्री। कितना आएगा? अप्रॉक्स 95 डिग्री। कितना आ जाएगा ये? हाँ जी सही है। तो पिक्चर एक तो हो रही थी कहाँ पर? 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एक हो रही थी कितने? 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये 95 पर आ गई। तो कितना फर्क पड़ रहा है इसका, ये आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यहाँ पर आ जाएगा फिनॉल, इधर आ जाएगा NO2 और ये आ जाएगा NO2। तो देखो जितने ज़्यादा अपन नंबर ऑफ NO2 ग्रुप्स बढ़ा रहे हैं उतनी ही ज़्यादा ये रिएक्शन आसानी से हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न अभी हम देखते हैं। लेकिन आपके दिमाग में ये बात आ गई कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लगाने से ऑर्थो केवल और कहाँ पर? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ध्यान रखना भैया ये बात, आप कहाँ कहाँ लगाओगे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। हम ये भी अभी देखेंगे कि अगर हम मेटा पर लगा दें तो भैया इस रिएक्शन पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो भैया मैं आपको अभी बता देता हूँ कि मेटा पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही जब हमने क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं बनाई थी, याद है आपको? जब हमने क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं बनाई थी तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। और उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी कौन देता है? उसको स्थायित्व कौन प्रदान करता है? ये NO2 ग्रुप। सही है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या आता है? जब हम क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनाते हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आता है माइनस चार्ज, और वो माइनस चार्ज स्टेबलाइज होता है, मतलब उसको स्थायित्व मिलता है किससे? इन NO2 ग्रुप से। किससे मिलता है? NO2 ग्रुप से। ठीक है, क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, वो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा अभी आज। क्लियर? ओके, देखना समझना इस चीज़ को। तो ये तो आपके समझ में आ गया कि अगर एक NO2 लगता है तो रिएक्शन कंडीशन थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, मतलब रिएक्शन किस पे हो रही है? थोड़ी सी मीडियम टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे हो रही थी। मैं अगर यहाँ पर 2 NO2 ग्रुप लगा देता हूँ तो भैया रिएक्शन कंडीशन और भी कम हो जाती है। लेकिन अगर मैं 3 NO2 ग्रुप लगा दूंगा, मैं क्या लगा दूंगा इधर? 3 NO2 ग्रुप। ये लो भैया, ये क्लोरोबेंजीन है, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर 3 NO2 ग्रुप लगा रहा हूँ। लो भैया, 1 2 और ये 3। जब मैंने 3 NO2 ग्रुप लगाए तो मैं देखता हूँ कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाती है, शेकिंग करने से। किससे? शेक करने से। मतलब मैं यहाँ पर अगर वार्म वाटर भी लेता हूँ, गर्म पानी, अगर मैं यहाँ पर वार्म वाटर भी लेता हूँ, ठीक है, तो ये रिएक्शन हम देखते हैं कि ये रिएक्शन बहुत इजीली हो जाती है। और यहाँ पर ये OH, यहाँ से क्या निकलेगा? H2O से OH माइनस निकलेगा ना। आपको मतलब बेस की भी जरूरत नहीं पड़ रही भैया, देखो इस चीज़ को बहुत ध्यान से। यहाँ पर आपको बेस की भी जरूरत नहीं पड़ रही, मतलब OH माइनस की आपको डायरेक्टली नीड नहीं पड़ रही, H2O से भी काम हो रहा है। क्लियर? मतलब आपने H2O लिया, वार्म वाटर लिया, ये वाटर इस पर अटैक करेगा, ठीक है, और Cl माइनस को बाहर कर देगा, और हमारे हमको क्या मिलेगा? यहाँ से OH मिलेगा, और यहाँ पर ये NO2 लगे होते हैं 3। सही है, ये 3 NO2 लगे होते हैं यहाँ पर। ये लो भैया, ये आपके सामने ये कंपाउंड मिल गया आपको। क्लियर? ये वाला कंपाउंड। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? 246। क्या हो जाएगा? 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या हो जाएगा? 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसका नाम अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगा इसका नाम? इसका नाम मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखो, हाँ जी 246। हाँ जी देखना भैया, ये आप तो मिट जाओगे यार। ठीक है, 246, हाँ जी, ट्राई नाइट्रो फिनॉल।
ये इसका नाम होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अब देखो ये तो हो गया इसका IUPAC नाम, लेकिन अगर हम बात करें से एक सामान्य नाम होता है जो कि बहुत गजब का होता है, इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड। क्या होता है? पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल। ठीक है, इसका एक और नाम होता है, अगर मैं लिखूं उसको नाम तो क्या होता है? पिक्रिक एसिड, पिक्रिक, हाँ जी, एसिड। मतलब हिंदी में लिखता हूं तो उसका नाम हो जाएगा पिक्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा? पिक्रिक अम्ल। ये लो भैया, मेरे हिसाब से किसी को कोई समस्या नहीं है होनी चाहिए इनमें। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है कि अगर बेंजीन पर 2,4,6 अगर ट्राइनाइट्रो आ रहे हैं, ये तो क्या होता है? फिनॉल होता। अगर केवल इसमें कुछ नहीं होता तो क्या होता है? ये फिनॉल। ठीक है, लेकिन अगर इस पर 2,4,6 पोजीशन पर अपन ने NO2 ग्रुप लगा दिया तो ये बना 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। क्लियर है चीज़? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जी, बोलो भैया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। अब देखो, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, सारी चीज़ जो मैंने लिखी हैं ये सारी चीज़ें इन्होंने उसमें दे रखी थी। अब मैं इन चीज़ों को आपको दिखाता हूँ। देखो समझना भैया बहुत ध्यान से। जब केवल क्लोरीन था तो हाई टेम्परेचर पे हुई थी, सही है। अब मैंने क्या किया? हाँ जी, मैंने क्या करा? ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन अपना एक समूह, इलेक्ट्रॉन अपना एक समूह मतलब क्या होता है? इंग्लिश वाले समझना भैया, या और हिंदी वाले भी, इलेक्ट्रॉन अपना एक समूह को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप। समझना इस चीज को बहुत ध्यान से। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन अपना एक समूह उपस्थित होने पर NO2 हेलो एरियन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। हेलो एरियन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, ये हमने अभी देखा था बाय द टेम्परेचर इफेक्ट। मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है। बोलो भैया, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर उधर कितना था? 623, यहाँ कितना आ गया? 443। जब एक NO2 आया, 2 NO2 इन्होंने लिए तो भैया देखो कितना आ गया? 368 ही आ गया ये तो। और यदि हम यहाँ पर 3 NO2 ले लेते हैं तो हम देखते हैं कि गर्म पानी से भी ये काम हो रहा है। किससे काम हो रहा है? गर्म पानी से, मतलब वार्म वाटर से भी ये रिएक्शन हो रही है। वार्म वाटर से भी रिएक्शन हो रही है। अब ये जो बनता है ये, इसको अपन बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल। सही है, पिक्रिक अम्ल। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं अभी ये, हाँ जी, समझना इसको बहुत ध्यान से। जब NO2 समूह, हाँ जी, ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर जुड़ा होता है तब यह प्रभाव अधिक प्रबल होता है। ध्यान रखना, जब NO2 समूह जो होता है ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर जुड़ा होता है तब यह प्रभाव अधिक होता है, अधिक प्रबल होता है। रीजन मैंने आपको एक छोटा सा बताया था, उसको मैं भी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं बनाते हो तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर क्या आता है? माइनस चार्ज आता है। और माइनस चार्ज आने की वजह से, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर माइनस चार्ज आने की वजह से, ध्यान रखना भैया, वो स्थितियाँ जो होती हैं ऑर्थो और पैरा, वो इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो जाती हैं। ठीक है, और उस नेगेटिव चार्ज को स्थायित्व कौन प्रदान करता है? ये स्टेबिलिटी कौन देता है उसको? भैया ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन देता है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट देता हूँ आपको, उसको समझ लेना। आपको कहीं कोई सवाल गलत नहीं होने वाला आपके। वो कंसेप्ट क्या है उसको समझना बहुत ध्यान से, उसको बहुत ध्यान से समझना भैया। लो आ जाओ, इधर देता हूँ कंसेप्ट में आपको। ठीक है, देखो वो कंसेप्ट क्या है। जैसे आपने SN1 रिएक्शन में पढ़ा था, समझना भैया, SN1 रिएक्शन में आपने क्या पढ़ा था? ये आपने पढ़ा था कि यदि यहाँ पर क्या हो, Cl था, यहाँ पर क्या होता? Cl। अगर आप यहाँ से क्या करते, इस Cl को हटा देते, आप क्या करते, इस Cl को हटा देते यहाँ से, और हटाने के बाद इस पर क्या आता? प्लस चार्ज। क्या आता? प्लस चार्ज। ध्यान रखना, प्लस चार्ज को, सुनना भैया, प्लस चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब धनायन। इस धनायन को स्थायित्व कौन प्रदान करता है? इस धनायन को स्थायित्व प्रदान करेंगे प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप या प्लस आई इफेक्ट रखने वाले समूह। वो सारे के सारे ग्रुप या वो सारे के सारे एटम या वो सारे के सारे जितने मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि प्लस आई इफेक्ट रखते हैं, प्लस आई प्रभाव रखते हैं, वो सारे के सारे इस प्लस चार्ज को क्या करेंगे? स्थायित्व प्रदान करेंगे। और सुनो, वो सारे ग्रुप जो कि प्लस आर इफेक्ट रखते हैं वो इस प्लस चार्ज को स्थायित्व प्रदान करेंगे। सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ध्यान रखना, इसको प्लस आई और ये बोल सकते हैं प्लस आर, इस टाइप की जो इफेक्ट रखने वाले ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे इसको क्या करेंगे? स्थायित्व प्रदान करेंगे। सही है। एक चीज़ और, ये तो आपके पास समझ में आई गई। ठीक है, आपके अगर ये दिमाग में नहीं आ रहा अभी तो इसको भूल जाओ कुछ देर के लिए,
इसको भूल जाओ भी आप, तो केवल इसको भी दिमाग में रख लो। प्लस आर को मैं और डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये सारे इफेक्ट जो है ना आपके 11वीं क्लास में दे रखे हैं। अगर किसी को इनमें डिटेल स्टडी करनी हो तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। बाकी प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाए, और माइनस आर इफेक्ट क्या होता है, जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करे। ठीक है, या फिर और अगर देखते हैं अपन तो और इसका और भी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं दूसरे। अपन रेजोनेंस से इसको कंपेयर करते हैं, किससे करते हैं, रेजोनेंस से। तो मैं इसको बाद में एक बार, 3 इफेक्ट है, बहुत डोमिनेंट है 3 इफेक्ट। एक तो होता है इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई प्रभाव, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, इसको अपन बोलते हैं प्रेरणीय प्रभाव, ठीक है, वो 11th में दे रखा है। दूसरा दे रखा है रेजोनेंस इफेक्ट, इसको अपन आर इफेक्ट बोलते हैं। इसी को अपन एक नाम से और बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा हल्का सा हटके होता है, ठीक है। वो जब कोई रिएजेंट होता है, रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है, और रेजोनेंस जो होता है वो रिएजेंट की एब्सेंस में होता है। तो ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, इसको मैं वहीं बताऊंगा उस क्लास में, ठीक है, हायर लेवल का हो गया ये। बाकी एक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी प्लस एच और माइनस एच, तो ये 3 इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणीय प्रभाव, रेजोनेंस इफेक्ट, अनुनाद प्रभाव, और एक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, अति संयुग्मन प्रभाव। ये 3 प्रभाव हैं, ये 3 इफेक्ट हैं ये, जो कि आपके 11वीं क्लास में एज इट इज दे रखे हैं, डिटेल में दे रखे हैं, उनके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं एक अलग से क्लास लेके कि इफेक्ट क्या होते हैं वो सारे के सारे मैं वहाँ पर उसमें निपटा दूंगा वो सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर अभी इतना समझो कि वो सारे ग्रुप जिनका प्लस आई प्रभाव होता है, जिनका क्या होता है प्लस आई प्रभाव, वो क्या करते हैं, वो धनायन को स्थायित्व प्रदान करते हैं। किसको, धनायन को, मतलब इस प्लस चार्ज को क्या करेंगे, वो स्थायित्व प्रदान करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट क्या होता है कि प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, ठीक है। मतलब इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कौन देगा, प्लस आई इफेक्ट रखने वाला ग्रुप। कौन कौन है यहाँ पर, CH3 CH3 CH3। जब भी तो हम बोले थे कि SN1 रिएक्शन में क्या बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, कार्बधनायन और कार्बधनायन को स्थायित्व प्रदान करने वाले 3 ग्रुप होने चाहिए। जब भी तो हम बोलते हैं कि SN1 अभिक्रिया जो होती है वो केवल कौन देती है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। हम 1 डिग्री से उस रिएक्शन को नहीं कराते। बोलो भैया, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपके, क्लियर। अब समझना ध्यान से, ये प्लस चार्ज को तो मतलब प्लस चार्ज को स्थायित्व कौन प्रदान करते हैं, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप। ध्यान रखना, अब कार्बन पर यदि माइनस चार्ज आ जाए, क्या आ जाए, माइनस चार्ज, तो कार्बन को स्थायित्व वो प्रदान करेंगे जो कि माइनस आई इफेक्ट रखने वाले ग्रुप हो, माइनस आर इफेक्ट रखने वाले ग्रुप हो। ध्यान रखना भैया, मतलब जिनका इफेक्ट माइनस होता है वो माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं, जिनका इफेक्ट प्लस में होता है वो प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं, मतलब उनको स्थायित्व प्रदान करते हैं। बोलो भैया, ये बात समझ में आई या नहीं आई। ये बात जिसके समझ में नहीं आई वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, और इन पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इफेक्ट्स पर, ठीक है, ताकि आप किसी को कोई समस्या ना आए कहीं पर भी, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो IIT और नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, क्लियर। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ हो चुकी, ये चीज़ हो चुकी, अब ये चीज़ हो गई आपके सामने, क्लियर है चीज़, कोई समस्या नहीं है। अब समझना इस बात को बहुत ध्यान से, क्लियर। देखो, जब मैंने, देखो ये क्लोरीन है, ये इसके लोन पेयर है, मैं क्या कर रहा हूँ, उसका बना रहा हूँ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ये लो भैया, समझते चलना एक बार, ये वापस क्यों बना रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है बहुत बड़ा, ठीक है, सही है। ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना भैया, नेगेटिव चार्ज कहाँ आया, ऑर्थो पोजीशन पर। कहाँ पर आया, ऑर्थो पोजीशन पर, हाँ जी। नेगेटिव कहाँ शिफ्ट होगा, आप नेगेटिव शिफ्ट होगा इधर, और ये बॉन्ड आ जाएगा इधर, ये लो, क्लियर है चीज। अब आगे चलते हैं अपन, और देखो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे तो नहीं होगा। करिए, ये माइनस से इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, सही है। जब ये माइनस से इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड एज इट इज, यहाँ क्लोरीन, इस पर प्लस चार्ज, और 2 लोन पेयर अभी भी चल रहे हैं। अब सुनना भैया वो बात को बहुत ध्यान से, ठीक है। अपन देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन की अनुनाद संरचना में ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर क्या आता है, माइनस चार्ज आता है, क्लियर। अब यदि मैं, अभी देखो इन पर क्या आ रहा है, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, तीनों स्थिति पर क्या आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है। इस माइनस चार्ज को स्थायित्व कौन प्रदान करेगा भैया, वो ग्रुप करेगा जिसका माइनस आई इफेक्ट होता है, जिसका माइनस आर इफेक्ट होता है। अब ये जो NO2 ग्रुप होता है, NO2 ग्रुप, इसका
माइनस आई इफेक्ट भी होता है और माइनस आर इफेक्ट भी होता है। ध्यान रखना भैया, इसका क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट भी होता है और माइनस आर इफेक्ट भी होता है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया अब बताओ, ये माइनस चार्ज जो है ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होगा तो यहाँ पर देखो, अगर NO2 को मैं यहाँ लगाऊंगा ऑर्थो पर, भैया स्टेबलाइज हो गया। NO2 को मैं यहाँ लगाऊंगा, स्टेबलाइज हो गया। NO2 को मैं यहाँ लगाऊंगा, स्टेबलाइज हो गया। इसका मतलब क्या है, यदि मैं जितने ज़्यादा NO2 को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगाऊंगा तो ये जो स्ट्रक्चर्स बनेगी ये स्टेबल बनती हैं। क्या बनती हैं, स्टेबल बनती हैं, स्थायी बनती हैं। और स्थायी जब बनेंगी तो ऑब्वियसली बात है रिएक्शन की होने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर, कोई समस्या नहीं है। ओके, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। अपन चलते हैं आगे, आ जाओ। देखो वो चीज़ समझानी थी, अब देखना इधर। अभी जो लैंग्वेज है इसकी उसको समझना भैया बहुत, ठीक है। बाकी मैंने आपको समझाई दिया सारा। जब NO2 समूह ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर जुड़ा होता है तब यह प्रभाव अधिक प्रबल होता है। क्लियर, तथापि इलेक्ट्रॉन अपना एक समूह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के मेटा स्थिति पर जुड़े होने की स्थिति में हेलो एरियनों की अभिक्रियाशीलता पर कोई प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है। अभिक्रिया की क्रियाविधि को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। इसकी मैकेनिज्म दे रखी है, वो क्या मैकेनिज्म है देखो। सबसे पहले क्या होता है, ये क्लोरोबेंजीन जो है, NO2 को मत देखो भी, इस OH माइनस ने यहाँ अटैक किया। अटैक कहाँ किया, इस पोजीशन पर। क्लियर, यहाँ अटैक किया इसने। जब अटैक करा तो अपन देखते हैं कि भैया ये जब इधर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड उठ के कहाँ जाएगा, इधर आ गया। आ गया इधर, देखो ये आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। देखो नेगेटिव चार्ज जो आया वो ऑर्थो पर आया। जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ये कहाँ आएगा, पैरा पर आएगा। देखो एक तो आ गया ऑर्थो पर, ठीक है, एक आ गया पैरा पर। सही है, फिर जब वापस से ये उठ के इधर आएगा तो भैया देखो वापस से कहाँ आ गया, ऑर्थो पर। मतलब नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। ठीक है, अब जितने ज़्यादा हैं, देखो अभी तक इसने क्या लिया था, केवल एक NO2 ग्रुप लिया था, वो भी कहाँ लिया था, पैरा पर। तो पैरा पर देखते हैं हम, तो पैरा पर क्या आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है। इस माइनस चार्ज को स्थायित्व कौन दे रहा है, ये NO2 ग्रुप। कैसे दे रहा है भैया, देखो ये अगर माइनस चार्ज इधर शिफ्ट होता है, देखो उसको मैं दिखाता हूँ एक बार रेजोनेंस से, ताकि आपको समझ में आएगा। अगर ये ऐसे होता, ये लो भैया, ये लो, रेजोनेंस से क्या हो रहा है, ये स्टेबलाइज। जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं उतना ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड। बोलो भैया, जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं उतना ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड। क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा होता है यहाँ पर, ध्यान रखना। अब एक बार बताओ मेरे को कि अगर मैं NO2 जितने ज़्यादा लूँगा तो भैया, अगर मैं इस ऑर्थो पोजीशन पर भी ले लूँ, इस ऑर्थो पोजीशन पर भी ले लेता हूँ NO2 ग्रुप को, तो भैया एक बात बताओ, क्या ये स्टेबलाइज नहीं होगा क्या? ये जो माइनस चार्ज आ रहा है, ये माइनस पहले इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, क्या ये स्टेबल नहीं होगा क्या? अगर ये स्टेबल होगा, बिल्कुल स्टेबल होगा। अगर ये स्टेबल होता है तो भैया ये रिएक्शन इधर से इधर आने की इसकी जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी, और इधर से इधर आने की संभावना अगर बढ़ेगी तो भैया इस रिएक्शन की रेट जो है वो भी बढ़ेगी। इस रिएक्शन की रेट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है रिएक्शन ईजिली हो जाएगी। तो जितने ज़्यादा हम NO2 ग्रुप लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा इस रिएक्शन की रेट जो होगी बढ़ जाएगी। एज वेल एज द NO2 ग्रुप इंक्रीजेज एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरीन्स ऑल्सो इंक्रीजेज। ध्यान रखना भैया, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने एक बात बोली, क्या बोली है कि जैसे जैसे क्लोरोबेंजीन में, हिंदी मीडियम वाले भी सुनना, क्लोरोबेंजीन में आप जैसे जैसे NO2 ग्रुप लगाओगे वैसे वैसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होने की संभावनाएं क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। क्लियर। तो देखो भैया, एक तो यहाँ पर पहले एक ही NO2 था, एक NO2 था कहाँ पर, पैरा पर, तो रिएक्शन बढ़िया हो रही थी आराम से। ऑर्थो पर देखें तो भैया ऑर्थो पर भी वही चीज़ चलेगी, लेकिन अब ऑर्थो वाली चीज़ जो है ये माइनस चार्ज, अब ये स्टेबलाइज कर देगा, लेकिन फिर भी है तो एक ही ग्रुप ना NO2। लेकिन अगर ये, तो अगर हम बात करें किसकी, मेटा स्थिति पर देखते हैं, कहाँ पर देखते हैं, मेटा पर। हमने कहाँ देख लिया, एक तो देखा हमने कहाँ पर, पैरा पोजीशन पर, ये पैरा पोजीशन पर देखा था हमने, फिर हमने देखा ऑर्थो पर। सही है, हाँ जी। अच्छा, उसके बाद इन्होंने मैकेनिज्म आगे बढ़ाई है और भी। ठीक है भैया, इसको समझ लो थोड़ा सा एक बार। ठीक है, मैं इसको लास्ट में एक साथ बताता, इन्होंने पहले बता दिया। देखो इन्होंने कहाँ लगाया, माइनस चार्ज को, NO2 ने इस OH माइनस ने यहाँ अटैक कर दिया, ये बॉन्ड उठ के इधर आ गया, बिल्कुल आ गया। अब देखो क्या है, माइनस चार्ज जो आया यहाँ पर, ये इसके ऑर्थो पोजीशन पर, इस ऑर्थो पोजीशन पर ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, NO2 ग्रुप। तो ये माइनस चार्ज तो घूमेगा, पहले ऑर्थो पर रहेगा, फिर पैरा पर आएगा, फिर ऑर्थो पर आएगा। अब ऑर्थो पर आ गया। अब इसको समझना भैया, ये ऑर्थो पर जब माइनस चार्ज आया, ये ऑर्थो पर जब माइनस चार्ज आया, इसका मतलब इन्होंने इन तीनों की एक रेजोनेंस क्या बना दिया, हाइब्रिड बना दिया। ये तो तीनों क्या है, 1 2 3, ये तो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या है ये, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, अनुनादी संरचनाएं हैं ये।
और ये जो है इसको अपन बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, हिंदी में इसका नाम होता है अनुनादी संकर। क्या होता है? अनुनादी संकर। सही है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर? ये होता है ये। अब देखो ये रेजोनेंस हाइब्रिड जो है इसको अपन ने लिया यहाँ पर, और देखो ये जो हो रहा था सारा का सारा इसका अटैक होना, क्योंकि हमें पता है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है नाभिक स्नेह का अटैक होना, मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया, ये स्लो स्टेप होता है। क्या होता है ये? स्लो स्टेप। सही है। फास्ट स्टेप में क्या होगा भैया? फास्ट स्टेप देखो, फास्ट स्टेप में क्या होगा? ये OH माइनस जो इसने तो अटैक किया था, अब Cl माइनस को बाहर भी तो निकलना है ना। ये भैया ये लो Cl माइनस यहाँ से क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा, और हमें क्या दे देगा? ये लो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या मिल जाएगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये तो इसने बताया ऑर्थो और पैरा पोजिशन की अगर बात करें तो हम, लेकिन यदि बात करें मेटा पोजिशन की तो भैया देखना, आपको पता है कि OH माइनस जब अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा? ऑर्थो पर। कहाँ आएगा? पैरा पर। कहाँ आएगा? ऑर्थो पर। क्या मेटा पोजीशन पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? देखो NO2 कहाँ लगा है? मेटा पर। NO2 कहाँ लगा है? मेटा पर। NO2 कहाँ लगा है? मेटा पर। और मेटा पर तो कभी भी माइनस चार्ज आ ही नहीं रहा। ये रेजोनेंस के दौरान कभी भी NO2 जो मेटा पोजीशन है यहाँ पर तो माइनस चार्ज आ ही नहीं रहा। तो NO2 का क्या मतलब ऐसे का? कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम ध्यान रखना, आप अगर NO2 को मेटा पर लगा रहे हो तो कोई सेंस नहीं निकलने वाला, लेकिन अगर आपने ऑर्थो या पैरा पर लगा दिया तो भैया उस रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बोलो भैया ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? उसके बाद फास्ट स्टेप तो फिर है ये। बोलो भैया क्लियर है ये चीज़? अब इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बार फटाफट से इंग्लिश मीडियम वालों को दिखा देता हूँ मैं सारी चीज़ें। इंग्लिश की PDF एक बार देख लो फटाफट। ये लो आ जाओ, वहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। अपन ने स्टार्ट कहाँ से किया था? हाँ जी, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, इसमें देखना क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनॉल बाय हीटिंग इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट अ हाई टेम्परेचर। भैया देखो 623। ठीक है, वही चीज़ है, अगर ये कुछ नहीं दे रखा तो 623 पे होगा, हाई प्रेशर पे होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, एक NO2 ग्रुप, यहाँ पर एक NO2 ग्रुप लगा हुआ है पैरा पर, तो भैया 443 पे हो जाएगी ये रिएक्शन। ठीक है, मतलब लो टेम्परेचर हो जाएगी। अगर आपने 2 NO2 ग्रुप लगा दिए तो हम देखते हैं कि भैया यहाँ पर हाँ जी 368 पर ही हो जा रही है। अगर आपने 2 NO2 ग्रुप लगाए तो 368 पर ही हो रही है रिएक्शन है। अगर हम यहाँ पर 3 NO2 ग्रुप लगा देते हैं तो देखो अभी वार्म वाटर से ही हो रही है रिएक्शन है। ठीक है, उसके अलावा ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई थी। द इफेक्ट इज प्रोनाउंस्ड व्हेन, कौन सा? NO2 का, व्हेन ग्रुप इज इंट्रोड्यूस एट NO ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, हाउएवर नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी हेलोरेंस इज ऑब्जर्व्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट मेटा पोजिशन। मतलब जब ये मेटा पोजिशन पर लगा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ध्यान रखना भैया, जब जब हाँ जी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट मेटा पोजिशन, जब मेटा पोजिशन पर होता है तो भैया यहाँ पर कोई इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। इन्होंने क्या बोली? नो इफेक्ट ऑब्जर्व्ड, नो इफेक्ट ऑब्जर्व्ड ऑन मेटा पोजिशन, ऑन मेटा पोजिशन। पूरी लाइन पढ़ लेना। नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स, हाँ जी, इज ऑब्जर्व्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट मेटा पोजिशन। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर तो भैया इफेक्ट ये ऑब्जर्व होता है और रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वही सारी चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, रीजन मैंने बता दिया था अभी आपको कि क्या होता है। ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर क्या आता है? माइनस चार्ज आता है, जो कि स्टेबलाइज हो जाता है किसके द्वारा? NO2 के द्वारा। क्लियर? फास्ट स्टेप में ये स्लो स्टेप होती है इसका अटैक होना। भैया देखो इधर ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, इसका अटैक करना क्या होती है? स्लो स्टेप होती है। ठीक है, और स्लो स्टेप में ये बनता है अपना इंटरमीडिएट। क्या बनता है? इंटरमीडिएट नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जो होता है ऑर्थो और पैरा पर आता है, जो कि स्टेबलाइज कौन करता है? NO2 ग्रुप। ठीक है, और फास्ट स्टेप में निकल जाता है ये कौन? Cl माइनस। क्लियर है चीज़? मेटा पोजिशन पर कोई मतलब ही नहीं इसका। क्लियर? ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे हम? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तब तक के लिए आप वेट कीजिए, और इस लेक्चर में कोई समस्या आए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कोई समस्या आए तो आप बताना। कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल कमेंट में आप जरूर लिखना। ठीक है, किसी भी तरह का सजेशन हो, कुछ भी हो, तो आपको कहीं समस्या नहीं आनी चाहिए। अब एक छोटी सी अनाउंसमेंट, हम जल्दी से जल्दी जैसे ही चैप्टर अपना कंप्लीट होता है तो वैसे हम क्या लेके आ रहे हैं? एक लाइव क्लास लेके आ रहे हैं। एक लाइव क्लास लेके आ रहे हैं। उस लाइव क्लास में हम क्या करने वाले हैं? इस पूरे चैप्टर का पूरा रिवीजन कराएंगे, और इस चैप्टर के पीछे के जितने सवाल होंगे, इस चैप्टर का रिवीजन कराएंगे, और पीछे के जितने सवाल होंगे उन सभी को हम सॉल्व कराने वाले हैं A to Z 1 by 1।
क्लियर। और जिनके भी कुछ डाउट्स होंगे, देखिए वो क्लास जो होने वाली है वो मैराथन क्लास होगी। क्या होगी? मैराथन क्लास। वो बहुत लंबी क्लास होगी, वो पता नहीं कितने घंटे चल सकती है, डजंट मैटर, कोई पता नहीं है वो कितने घंटे चलेगी। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, कितने भी चल सकती है वो क्लास, ठीक है। कोई पता नहीं है उस क्लास का। उसमें मैं आपको सारा एक बार रिवाइज करा दूंगा। उस रिवीजन के साथ साथ मैं आपको और क्या कराऊंगा, वहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। क्या कराऊंगा? क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करेगा आपकी स्ट्रेंथ पर। आप जितने ज़्यादा लोग लेकर आओगे उस क्लास में, मैं उतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाऊंगा, उतना ही ज़्यादा मैं सवाल सॉल्व कराऊंगा आपको, और सारी चीज़ें आपके एग्जाम्पल हुए, क्वेश्चन हुए, वो सारे सॉल्व कराने वाला हूँ उस क्लास में, ठीक है। वो बहुत मैराथन क्लास होने वाली है, लाइव क्लास होगी वो, ठीक है। जैसे अपने चैप्टर कंप्लीट होता है, मैं एक दिन का आपको समय दूंगा। आप उस एक दिन के समय में आप सारे के सारे जितने भी आपके जो डाउट्स हैं उन सबको अपने पास रखना, और जितने भी कोई प्रॉब्लम्स हो या कोई सजेशंस हो उनको साथ रखना। लाइव क्लास में आप मेरे को बताते जाना, मैं उनका सॉल्यूशन आपके सामने बताता जाऊंगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन विद द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोजेंस। ओके, थैंक यू सो मच।